Hello everyone, welcome back to Study with Mansi. In this lecture, we'll talk about decline of Mughals. In the previous lecture, if you have not heard of that, आप जाके देख सकते हैं. वी हैव डिस्कस्ड इन गुड डिटेल मनसबदारी सिस्टम क्या है, इजारदारी सिस्टम क्या है, एंड हाउ लैंड रेवेन्यू वाज कलेक्टेड, क्या मॉडल था. दैट इज़ टू गिव अ शॉर्ट बैकग्राउंड ऑफ हाउ सिस्टम वर्कड. हम यहाँ पे डिक्लाइन में अगर पढ़ रहे हैं कि एक क्राइसिस हुआ, वी नीड टू नो कि वो सिस्टम था क्या. यू गेट इट. आपको ये समझना पड़ेगा पहले कि वो सिस्टम था क्या, तब आप पढ़ पाएंगे कि उसमें प्रॉब्लम क्या आई. सो उस वीडियो में हमने कवर किया है कि क्या सिस्टम्स चलते थे, और इस वीडियो में अब हम कन्वर्ट करेंगे इस लेक्चर में कि क्या डिक्लाइन ऑफ मुगल्स का एग्जैक्ट रीज़न था. ठीक है, ओके. स्पीकिंग ऑफ डिक्लाइन ऑफ मुगल्स, मेजर रीजंस. अब हम डिटेल में थोड़ा सा जाएंगे इनमें, हल्का फुल्का. ओके, नॉट ग्रेट डिटेल बट टू गिव यू अ गुड आइडिया ऑफ इट. Let's start with Aurangzeb. So Aurangzeb was the emperor by the decline of Mughals. His code is 5807, basically 1658 to 1707 औरंगज़ेब का रूल चलता है. ठीक है. एंड मुगल एम्पायर जो है अपने पीक पे है औरंगज़ेब के टाइम पे, बट द फाउंडेशन ऑफ डिक्लाइन वाज आल्सो लेड ड्यूरिंग हिज टाइम. 50 साल कॉन्स्टेंट वॉरफेयर चलाए. ठीक है, क्योंकि वो डेक्कन को कैप्चर करने में इंटरेस्टेड थे. जो डेक्कन हमारा इधर इंडिया में इस तरफ जो डेक्कन का हिस्सा आता है उसको. बट इसके चलते पूरी इकोनॉमी ड्रेन हो गई, सारा पैसा उसमें, बिकॉज वॉर्स आर वेरी एक्सपेंसिव, सस्ते नहीं होते हैं, राइट. और इन्होंने औरंगज़ेब ने क्या किया, 1689 गोलकोंडा कैप्चर किया. 1685 जो है क्या कहते हैं, बीजापुर को कैप्चर किया. बट जो है इनको कंक्लूसिव डिफीट ये मराठास को नहीं दे पाए. ठीक है, मराठा को ये पूरी तरह कभी नहीं हरा पाए. कभी होता था डोमिनेट कर लेते थे, कभी मराठा इन्हें डोमिनेट करते थे, बट कंप्लीट टेक ओवर नहीं हो पाता था. एज अ रिजल्ट क्या होता था, आप कॉन्स्टेंटली स्ट्रगल में लगे हुए हो उनके साथ, तो आप पूरी तरह जीत नहीं पा रहे हो और आपके रिसोर्सेज सिर्फ ड्रेन हो रहे हैं. ठीक है. एंड बाय 1700, क्योंकि 1707 में ही एंडेड, हिज रूल एंडेड, 1700 के आसपास मराठास ने जीतना बहुत ज़्यादा शुरू कर दिया था. फर्स्ट हाफ में जितना कुछ औरंगज़ेब ने जीता था, सारा रिवर्स होने लग गया था. तो प्रॉब्लम क्या हुआ, अल्टीमेटली आपके वो वॉर्स बेकार हो गए. आपने 20-30 साल सिर्फ लड़ाई करते रहे, कुछ एरियाज़ कैप्चर किए, पर आप उन्हें अपने एम्पायर में पूरी तरह जोड़ ही नहीं पाए, क्योंकि आपका रूल एंड होते होते वो सब वापस ले गए वो लोग, राइट. एंड वापस तो ले गए, अब आगे और आने लग गए, तो आपका ही नुकसान हो गया. तो अल्टीमेटली वॉर आपका इतना लड़ना बेकार हो गया. वॉर के चलते क्या होता था, आपकी लैंड की जो ट्रेड है उस पर इम्पैक्ट आता है. ठीक है, ओशनिक ट्रेड थोड़ी बूस्ट होती है, बट वो प्रॉफिट किसको गया, यूरोपियंस को, क्योंकि यूरोपियंस डोमिनेंट थे उस टाइम पे, राइट, ओशनिक ट्रेड्स में. तो मराठास ने भी कांस्टेंट मिलिट्री डिफीट्स इनको दी, तो इनका हर तरफ से लॉस हो रहा था. एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी थी, कांस्टेंट वॉरफेयर, रिसोर्सेज ड्रेन हुए. आगे आते हैं कल्चरल एस्पेक्ट्स पे. ये कल्चरल एस्पेक्ट है, रिलीजियस पॉलिसीज़ ऑफ औरंगज़ेब. ये पॉइंट सबने बहुत सुना है, हर कोई इस बारे में बात करता है. उसकी जो पॉलिसी थी ना, उसने मासेस को एलिनेट कर दिया था. जजिया जो बहुत पहले हटा दिया गया था, उसको वापस रीइंट्रोड्यूस किया. जजिया वाज अ टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम्स. ओके, शरिया लॉ इम्प्लीमेंट किया, बहुत स्ट्रिक्टली किया. पहले के रूलर्स थोड़े से टॉलरेंट थे टुवर्ड्स अदर रिलीजन्स. टेम्पल्स डिस्ट्रॉय किए. कुछ केसेस में हिंदूज़ के लैंड पे ज़्यादा टैक्स लगाया. जो रेवेन्यू फ्री लैंड दिए हुए थे, जैसे कई बार क्या होता था कि लोग जो है मंदिरों को और इन सबको टैक्स फ्री लैंड देते थे, उन पे इसने वापस टैक्स शुरू कर दिया, या फिर वो लैंड उनसे वापस ले लिया. और द बिगेस्ट ट्रेजेडी ऑफ हिज टाइम वुड बी ही ब्रूटली एग्जीक्यूटेड शंभाजी एंड गुरु तेग बहादुर, ऑब्वियसली, जिस वजह से जो सिख रूलर्स थे उनसे एनिमोसिटी नेक्स्ट लेवल चली गई, क्योंकि वो उनके रिलीजियस गुरुज थे. ठीक है. However, शेखर बंदोपाध्याय, एंड दिस इज़ जस्ट टू ऐड अ पर्सपेक्टिव, कि ये भी हिस्टोरियंस का कहना है कि शेखर बंदोपाध्याय ने ऐसा बोला है कि रिलीजियस पॉलिसीज़ का रोल था, बट इतना डोमिनेंट रोल नहीं था जितना हम देखते हैं. दे प्लेड अ वेरी माइनर रोल, बिकॉज उस टाइम की पॉलिटिक्स अलग थी. उस टाइम की पॉलिटिक्स रिलीजन बेस्ड थी हमेशा, एक्चुअली आज भी है, तो हमेशा होती है. बट दिस इज़ जस्ट टू ऐड अ पर्सपेक्टिव कि हिस्टोरियंस ऐसा भी मानते हैं. बट दिस डिड प्ले अ मेजर रोल. ऐसा नहीं है कि इसका रोल इंपॉर्टेंट नहीं था, बिकॉज मुगल रूल इज़ बेस्ड ऑन अ पेट्रन क्लाइंट रिलेशनशिप. एंड आपका रूलर अगर नहीं समझ में आ रहा है लोगों को, तो उसका इम्पैक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग आता है. मूविंग अहेड, गवर्नेंस और इंस्टीट्यूशनल फेलियर हुआ था. ठीक है, कोई पर्सनल लॉयल्टी नहीं होती है,
सारी लॉयल्टी राजा की तरफ है सिर्फ, तो जैसे ही राजा मरा सारी लॉयल्टी खत्म, लोग आपस में लड़ने लग जाते हैं, ठीक है। पेट्रन क्लाइंट रिलेशनशिप जैसे मैंने अभी बोला, तो इफ़ मनसबदार को अपनी पसंद का मनसब या जागीर नहीं मिला तो एम्परर के खिलाफ हो जाएगा, लॉयल नहीं रहेगा। एंड क्योंकि हमने अभी पिछले वीडियो में देखा था कि मनसबदारी कैसे एक मिलिट्री स्टेट है, राजा के पास पावर है टू ट्रांसफ़र देम, रिमूव देम फ्रॉम देयर जागीर्स, एंड तो वो ना आप उनके मन का करोगे तब तक दे आर विद यू, अदरवाइज यू आर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर देम, ऐसा हो जाता था, दे आर नॉट नो मोर लॉयल टू यू। तो जब मिलिट्री डिक्लाइन होगा, बिकॉज इट्स अ मिलिट्री स्टेट, तो स्टेट का भी डिक्लाइन होता था। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट वुड बी वॉर्स ऑफ सक्सेशन, हमने देखे इतने सारे, ओके। वॉर्स ऑफ सक्सेशन में क्या है, सिविल वॉर्स हो रहे हैं, जैसे ही डिक्लाइन होने आपस में जो नहीं सक्सेसर स्टेट्स आगे हम देखेंगे बहुत सारे बन जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव फैब्रिक लूज होता जा रहा है, इंक्रीज्ड फैक्शनलिज्म, ईरानी, तुरानी, अफगानी नोबल सब एक दूसरे के खिलाफ हो गए, किंग मेकर्स आ गए, हमने सैयद ब्रदर्स के बारे में सुना कि राजा अब आप अपनी काबिलियत से ज़्यादा दूसरों के सपोर्ट से ही सिर्फ बन पा रहे हो, तो कोई आके आपको गद्दी पे बैठा दे रहा है, कल को हटा भी दे रहा है, तो स्टेबिलिटी नहीं रह गई थी। नेक्स्ट पॉइंट वुड बी वीक सक्सेसर्स, आगे वाले आप नाम देख रहे हो, राजा को टाइटल मिल रहा है बेखबर, रंगीला, तो दिस शोज़ की कैसे रूलर्स थे वो, लग्जूरियस लाइफ, पैसा बहुत है, करप्शन में लगे हुए हैं, अपने इंटरेस्ट राजा प्रमोट कर रहा है रिस्पेक्टिव कि एम्पायर में क्या हो रहा है, और म्यूचुअल राइवलरीज चल रही हैं, राजा खुद इनसिक्योर हो रहे हैं कि भाई कौन किसकी साइड है क्या है, तो बर्बाद हो रखे थे लोग बेसिकली। फॉरेन इन्वेजन्स होने लगे, अब्दाली, नादिर शाह, अफगान इन्वेजन, एंड इवेंचुअली ऑफ कोर्स द बिगेस्ट वन यूरोपियन अराइवल हुआ था, तो वो सब भी अंदर अंदर आपको वीक करते जा रहे हैं, आपकी ट्रेड वीक हो रही है, धीमे धीमे पावर टेक ओवर कर रहे हैं वो लोग। वीक आर्मी में डिसिप्लिन की कमी आने लग गई, लो मोरल, इसलिए यार 30-40 साल किसी को लड़वाते रहोगे तो फिर धीमे धीमे, और उसके बदले में उन्हें कुछ मिल भी नहीं रहा है ढंग से, क्योंकि आपको बहुत गेन्स नहीं हो पा रहे हैं, वो हमने यहाँ डिस्कस किया, तो लो मोरल हो रहा है, करप्शन मनसबदार का बढ़ता जा रहा है, भाई मनसबदार से आप हाई टैक्स मांग रहे हो तो वो सारा प्रेशर अपने उन पे लगा रहा है, या तो पेजेंट्स पे वसूलने के लिए। सेकेंडली वो आर्मी मेंटेनेंस ढंग से नहीं कर रहा है, क्योंकि उसको आपसे बहुत फ़ायदा नहीं मिल रहा है, तो जहाँ उसको 1000 आदमी मेंटेन करने चाहिए वो 500 कर रहा है, तो करप्शन भी बढ़ता जा रहा है, और मेंटेनेंस भी प्रॉपर नहीं है, उनको ढंग की सैलरी नहीं दे रहा है, उनको खाना पीना है, एवरीथिंग। राइज ऑफ सक्सेसर स्टेट्स हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट बेसिक वही है, यू विल सी द राइज ऑफ हैदराबाद, अवध, बंगाल, ये तो मेजर 3 बड़े निकलते हैं, बाकी और जो इनके अंडर थे पहले वो सब भाग लेंगे वापस, अपना इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, जैसे राजपूत एक टाइम पे मुगल के साथ आ गए थे, वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, जाट्स देखोगे, अफगान्स देखोगे अलग निकलेंगे, मराठा एक अलग एम्पायर ही राइज हो जाएगी धीमे धीमे, तो यू विल सी द राइज ऑफ सक्सेसर स्टेट्स वेरी स्ट्रांगली। साउथ में भी यू विल सी राइज ऑफ मैसूर, ट्रेवनकोर, कर्नाटक, बहुत कुछ होगा, ठीक है। तो बेसिकली सेंटर ख़त्म हो रहा है, अब लोग अलग अलग जगह अलग अलग बढ़ते जा रहे हैं। नो एडवांसमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नाउ दिस इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज जो बाहर से आ रहे हैं ना, व्हेन यूरोपियंस आर कमिंग इन, यू हैव टू सी दे आर ब्रिंगिंग इन शिप टेक्नोलॉजी, दे आर ब्रिंगिंग बेटर गन्स, बेटर वेपन्स। आप पुराने में अटके हो तो ऑब्वियसली यू आर नॉट एबल टू मैच देम अप, आप उनसे कैसे फाइट करोगे। ऐसी सिचुएशन हो रही है कि 100 लोग 500 पे भारी पड़ रहे हैं। नाउ व्हाट इज़ आयरॉनिक, देयर वाज अ टाइम व्हेन दिस एज वाज विद देम, इट वर्कड इन देयर फेवर। हमने फर्स्ट एपिसोड या सेकेंड में देखा था कि बाबर को एज था अबव लोदीज इन इंडिया व्हेन ही केम टू इंडिया, बिकॉज उसको बेटर नॉलेज थी, बेटर मिलिट्री हैंडल करना, उसकी छोटी आर्मी यहाँ ज़्यादा अब आर्मी पे भारी पड़ गई थी, और एंड में सोचो इनके साथ वही घूम फिर के हो गया, सामने वाले तुमसे बेटर थे। सो दिस इज़ अ लेसन टू बी रिमेंबर्ड इन आवर करेंट लाइव्स ऑल्सो। अगर आप खुद को अपग्रेड नहीं करेंगे चलते टाइम के साथ, नई चीज़ों पे नहीं वर्क करेंगे, आप पीछे रह जाएंगे, वही बेनिफिट कोई और ले जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, स्टैग्नेंट ट्रेड। ऑब्वियसली इतना वॉर करोगे तो ट्रेड कहाँ से होगी, और आधे से ज़्यादा ट्रेड अब यूरोपियंस खींच ले गए हैं। नो स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म, सिर्फ पर्सनल लॉयल्टी है, हमने पढ़ा था पेट्रन क्लाइंट रिलेशनशिप है, सिर्फ राजा को लेकर लॉयल्टी है, और सेल्फिशनेस है, हर मनसबदार अपने बारे में सोच रहा है, राजा से सेटिंग कर रहा है अपनी। एज अ नेशन नेशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं चल रहा लोगों के दिमाग में, कोई सोच ही नहीं रहा है उस लेवल पे। बाहर वाले यूरोपियंस आ रहे हैं तो पीपल आर मेकिंग टाइज विद देम, बॉन्डिंग विद देम सिर्फ ओनली फॉर देयर पर्सनल बेनिफिट्स, राइट, दे डोंट केयर अबाउट द कंट्री। ओके, जागीरदारी क्राइसिस, हमने पीछे जागीरदारी अच्छे से समझा था, आपने नहीं देखा है तो यू कैन गो एंड वॉच द वीडियो। जागीरदारी क्राइसिस में इवेंचुअली क्या हुआ, जैसे ये इंडिया का अगर बॉटम हाफ मान लेते हैं तो ये जो डेक्कन का हिस्सा है, औरंगजेब फोकस ऑन कैप्चरिंग ऑल दिस, बट ये सब ना
दिस इज़ ऑल नॉट वेरी फर्टाइल सॉइल, जैसे नॉर्थ में फर्टाइल सॉइल मिलती है, यहाँ पे वैसा नहीं है, राइट। दिस इज़ मोर ऑफ वॉल्केनिक रॉक वाला रॉकी एरियाज़ हैं, ठीक है। तो उतना रेवेन्यू जनरेटिंग उस हिसाब से नहीं होंगे, एग्रीकल्चर के एंगल से होंगे बट लिमिटेड होंगे। एक फैक्टर है इनइक्विटी। 5% जागीरदार्स हैड 61% लैंड। तो बाकी जागीरदार्स को आप सोच लो, आपके पास इतना बड़ा अगर लैंड है और इतना सारा सिर्फ 5% लोग ले गए, तो इतने में बचे हुए 95 लोग कैसे आएंगे, राइट। तो इनइक्विटी है जागीर की, तो ऑब्वियसली लोगों में डिसकंटेंट है। पॉसिटी ऑफ जागीर है, जागीर की कमी भी है क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं जिनको आप प्रमोशंस दे रहे हो अपने फ़ायदे के लिए, राइट। वी ऑल टॉक्ड अबाउट कि कैसे सब अपने इंटरेस्ट पे हैं, राजा भी, जिसकी वजह से जागीर्स के लिए कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। वॉर है कॉस्टली, पैसा यानी आप खर्च कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो। एक्सपेंशन डन बट टर्न्ड इनटू खलीसा लैंड। ये जो एक्सपैंड हुआ भी, नॉर्मली क्या होता था, जब एक्सपेंशन होता था तो वो लैंड जागीर मनसब में ज़्यादा बांटा जाता था। तो जितने आपको, क्योंकि आपको ये भी याद रखना है, ये जो एरिया आपने कैप्चर किया, यहाँ के लोग भी तो हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो आपके अपने थे आप उनको बांटोगे। जब आपने इस एरिया को अपने अंडर ले लिया, अब यहाँ के लोग भी तो देखभाल आपको करनी होगी। तो यहाँ पे भी तो ऑलरेडी जागीरदार मनसबदार थे, वो ऐड और हो गए। पहले 100 लोग थे आपके एम्पायर में, अब 150 हो गए। पर जो लैंड है वो आपने खलीसा लैंड में बदल दी। खलीसा लैंड में क्यों बदल रहे थे? औरंगजेब वॉज डूइंग दिस क्योंकि उसको अपनी जेब में पैसा चाहिए था टू कंडक्ट मोर वॉर्स, राइट। सो ही वॉज कन्वर्टिंग इट इनटू खलीसा लैंड। तो लोगों को बेसिकली नंबर ऑफ जागीरदार आर इंक्रीजिंग बट लैंड इज़ नॉट इंक्रीजिंग, वो वहीं पड़ा है। उल्टा तो कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, पॉसिटी होती जा रही है। एज अ रिजल्ट लैंड का साइज़ रिड्यूस हो रहा है। साइज़ रिड्यूस हो रहा है तो ऑटोमेटिकली आपका रेवेन्यू कम हो रहा है, आप पे प्रेशर बन रहा है, पैसा कम है, मेंटेनेंस ज़्यादा उम्मीद कर रहे हैं। और लैंड की क्वालिटी भी ख़राब मिल रही है कंपैरेटिवली। मतलब किसी को यूपी में लैंड का एक हिस्सा मिलना जहाँ पे बहुत फर्टाइल सॉइल है, वर्सेस किसी को डेक्कन में एक हिस्सा मिलना जहाँ पे रॉक्स हैं, तो ऑब्वियसली उसको कहाँ से पैसा जनरेट करेगा वो। फिर रेगुलर ट्रांसफ़र्स होने लग गए। अब आप ट्रांसफ़र जो है हमेशा इनसिक्योरिटी ऑफ टेन्योर लाता है। अगर आपको पता आप इस एरिया में 20 साल तक रहने वाले हो, तो आप उस एरिया पे काम करते हो, वहाँ की लैंड और फर्टाइल बनाने के लिए उसमें और न्यूट्रिशन ऐड करते हो, लोगों को मेंटेन करते हो, सब कुछ अच्छा रखते हो, क्योंकि जितनी न्यूट्रिशनस लैंड होगी, जितना अच्छा उसकी कल्टिवेशन होगी, आपको उतना फ़ायदा होगा। बट अगर कोई ये बोल दे आप 1-1.5 साल में, आपको पता ही नहीं है कि आपको हटा देंगे यहाँ से, तो आप उसमें बहुत इन्वेस्ट ही नहीं करोगे। आप सिर्फ ये कोशिश करो कि जितना ज़्यादा मैं यहाँ से खींच सकता हूँ खींच लूँ, जितना ज़्यादा निचोड़ के ले जा सकता हूँ ले जाऊँ। सो क्योंकि रेगुलर ट्रांसफर्स हो रहे थे, इनसिक्योरिटी ऑफ टेन्योर थी, ऑपरेशन ऑफ पेजेंट्स बढ़ता जा रहा था। एज अ रिजल्ट करप्शन बढ़ रहा था, पेजेंट डिसकंटेंट, लोग भाई पेजेंट्स परेशान हो गए कि हम कहाँ जाएँ। एज अ रिजल्ट नंबर ऑफ रेबेलियंस केप्ट ऑन इंक्रीजिंग। इसको अगर हम कॉजेज़ को ना डिवाइड करके देखें तो रोल ऑफ औरंगज़ेब में वॉर्स आएंगे, टैक्सेस आएंगे, रिलीजन आएगा। बेसिकली आपका कल्चरल, ये इकोनॉमिक हो गया, ये कल्चरल हो गया, है ना, ये मिलिट्री रीजंस हो गए, पर्सनैलिटी ऑफ द एम्परर। ये दिस इज़ टू टीच यू हाउ टू डिवाइड वाइल राइटिंग एन आंसर। ओके, गवर्नेंस एंड इंस्टीट्यूशनल फेलियर कैन बी अ हेडिंग। मिलिट्री स्टेट था, लॉयल्टी के इशूज़ थे, मिलिट्री डिक्लाइन हो गया, साइंस एंड टेक्निक पे काम नहीं किया, वीक कमांडर, लॉयल्टी। इकोनॉमिक कॉजेज़, जागीरदारी क्राइसिस, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, सोशल, सब कुछ आ गया। रिलीजियस कॉजेज़ में जजिया, शरिया लॉ, टेम्पल्स डिस्ट्रॉय करना, लोगों पे टैक्सेस लगाना, जो टैक्स फ्री लैंड थे उनको वापस ले लेना, एक्सेट्रा। पॉलिटिकल कॉजेज़, फ्रेजाइल पॉलिटी थी, यूनिटी नहीं थी, फैक्शनलिज्म था। फैक्शनलिज्म मतलब समाज बटा हुआ था बहुत ज़्यादा। एंड राइज ऑफ सक्सेसर स्टेट्स था। फर्दर वील स्टडी राइज ऑफ सक्सेसर स्टेट्स हियर, and I hope you are liking the content, and if you have any suggestions, please do share them. Thank you.